अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय वीडियोस। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो काफ़ी सालों से हमारे यहाँ जो है वो अटेंशन का मुद्दा बना हुआ है। और रिसेंटली भी उसका एक केस हुआ है। 2 दिन पहले फातिमा जिन्ना पार्क जो F9 में वाक़ है इस्लामाबाद में, वहाँ पे एक लड़की के साथ जो है वो गन पॉइंट के ऊपर ज़्यादती की गई है। एंड एज़ यूजुअल पब्लिक का रिस्पॉन्स इस चीज़ के ऊपर, पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इस चीज़ पे गमज़दा है, क्योंकि ये केसेस आपको आए दिन सुनने को मिलते हैं। सिंस 2002 इस चीज़ को जो है वो काफ़ी हाईलाइट किया गया है, क्योंकि 2002 में मुख्तारा माई का एक केस हुआ था जिसका वर्डिक्ट 2012 में आया था। और उसके बाद फिर हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया में, जैसे निर्भया केस था, फिर बांग्लादेश में भी इस तरह के 2 केसेस थे जो नेशनल हेडलाइंस और इवन इंटरनेशनल हेडलाइंस का पार्ट बने थे। एंड हमारे यहाँ तकरीबन कोई 1-1.5 साल पहले की ही बात है, कोविड के टाइम पे गुजरांवाला हाईवे साइड पे जब एक फ़ीमेल को, एक लेडी को जो है वो उसी बच्चों के सामने जो है वो रेप किया गया। और उसके ऊपर फिर जो है वो पुलिस के काफ़ी ऐसे रिमार्क्स थे जो लोगों को पसंद नहीं आए, और वो थे भी अफसोसनाक ही। तो वही चीज़ें अभी तक हमारे यहाँ चल रही हैं। और ये 2 दिन पहले जो रात को वाक़या हुआ है, जब एक लड़की अपने दोस्त के साथ मौसम को एंजॉय करने का इस्लामाबाद के एक बड़े पार्क फातिमा जिन्ना F9 पार्क में जब गई हुई थी, तो वहाँ पे उसके साथ ये जो है वो वाक़या पेश आया है और गन पॉइंट के ऊपर लड़की के साथ ज़्यादती की गई है। और अभी तक की रिपोर्ट्स में यही सुनने को मिल रहा है कि 2 लोगों ने ज़्यादती की है मिलके गन पॉइंट के ऊपर, और फिर एंड में उसके कपड़े जो है वो लड़की के वो दूर फेंक दिए ताकि वो भाग भी ना पाए। हम इस चीज़ के रीज़न्स में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है और हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसको रोका जा सके। बट उससे पहले मैं आपको ग्लोबल कुछ स्टैट्स बताना चाहूँगा, कुछ पाकिस्तान के ऐसे फैक्ट्स बताना चाहूँगा इस मुद्दे के ऊपर, ताकि आप लोगों को इसकी सेंसिटिविटी का थोड़ा अंदाज़ा हो सके। 2022 में सितंबर में एक एनजीओ है जिसका नाम है साहिल। उस एनजीओ ने एक रिपोर्ट जो है वो इशू की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सिर्फ कराची में 2200 से ज़्यादा बच्चे जो है वो उस साल जिनके साथ जो है वो ज़्यादती की गई थी। और आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि उन 2200 से ज़्यादा बच्चों में करीब 45% ऐसे बच्चे थे जो लड़के थे, और 55% जो थी वो लड़कियाँ थी। अब ये भी एक टैबू है हमारे यहाँ की, एक समझा जाता है कि सिर्फ ये चीज़ लड़कियों के साथ मसला है, बट कम उम्री में ये लड़कों के साथ भी उतना ही बड़ा मसला है। खैर, हम उस मुद्दे पे बात नहीं करते, क्योंकि उस मुद्दे पे अगर हम बात करेंगे तो मामले थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको एक और स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ। 2022 में ही, मतलब अभी से 4 महीने पहले, अक्टूबर में समा न्यूज़ ने एक और रिपोर्ट इशू की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ पिछले 5 साल में 21,900 जो है वो रेप केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जहां हम समझते हैं कि हमारा जो है वो शऊर बढ़ रहा है और कानून जो है वो बालातर होता जा रहा है, वहीं पे ये केसेस हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं। इनमें कमी नहीं आ रही, बल्कि हर साल ये केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को माना जाए, तो अगर हम यूएस की मिसाल लेते चलें, यूएस में पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में हर 2 मिनट में किसी न किसी लड़की का रेप होता है। और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो डेवलप्ड नेशन है जिसकी हम बात करते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनसे हम खुद को कंपेयर करते हैं। तो ये जो रेप है, ये एक ऐसा मामला है जो इस वक्त पूरी दुनिया में मसला बना हुआ है। और इसके रीज़न्स क्या हैं, और हम एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसमें रिडक्शन लाएं, उसके ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि इसके होने के रीजंस में अगर हम बात करते चलें, तो सबसे बड़ा जो इशू मुझे पर्सनली लगता है वो इस चीज़ का सोशल एक्सेप्टेबिलिटी का है। आप समझें कि हमारे यहाँ जो है वो मर्दों को एक पेट्रियार्किकल सोसाइटी है हमारे पास, और मर्दों को एक एडवांटेज दिया जाता है, और ये हर तरह से होता है। एक बहुत कॉमन सा जुमला आप लोगों ने सुना होगा, इवन अभी कुछ दिनों पहले CSS का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये जुमला आया था, बॉयज़ विल बी बॉयज़, या फिर मैन विल बी मैन। ये इतना बड़ा इशू है, शायद आपको सुनने में इतना बड़ा इशू ना लगे, लेकिन ये इतना बड़ा इशू है कि
इससे आप मर्दों की गलतियों को जो है वो आप इग्नोर कर रहे हो। आपके घर में जब छोटा बच्चा जो है, जो आपका मेल आपका कोई बच्चा होता है, वो जब कोई गलती करता है तो मैं अक्सर बोल देती कि ठीक है, बच्चा है, मसला नहीं है, मर्द तो होते ही ऐसे हैं। और ग्रोइंग जब वो बड़ा होता जाता है तो ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है, ये तो मर्द है, कंप्रोमाइज़ तो सिर्फ औरत को करना पड़ता है, मर्द तो होते ही ऐसे। इसी के साथ अगर हम कुछ और इश्यूज़ की बात करते चलें तो ये इशू जब ग्रो होता है तो आपके फैमिली का जो वो मर्द है वो ये समझना शुरू कर देता है कि ये तो मेरा राइट है, और जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो तो सिर्फ लड़की को ही करना पड़ेगा। और दूसरा इसका अगर आप पहलू देखें तो जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है या मास मीडिया है, उसमें भी मर्दों के रोल को इस तरह दिखाया जाता है कि ये तो मर्द जो है वो माचो है, और जो मर्द है वो तो स्ट्रांग है, वो तो ये है, वो तो वो है। और इसमें सबसे बुरा जो रोल मुझे लगता है ना, वो बॉलीवुड मूवीज़ का है, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ में भले वो एज एग्जाम्पल यूज़ करते हैं रेप को, भले वो उसको बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल उसमें काफ़ी दफ़ा इस तरह की चीज़ें भी आती हैं कि वो मर्द के जो है ना वो मर्दानगी वाली बात आ जाती है। वो अक्सर आपने सुना होगा कि मर्दानगी के ऊपर बात आ गई, गैरत के ऊपर बात आ गई। तो ये जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसी की दूसरी रीज़न के ऊपर अगर हम चलें तो लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, एज इन माय ओपिनियन। हमारे यहाँ इस टॉपिक के ऊपर स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो है वो ओपनली बात नहीं की जाती। करिकुलम में इसके ऊपर कोई जो है वो सब्जेक्ट या करिकुलम में नहीं है जहाँ पे आप इसके बारे में एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर सकें, उनको समझा सकें कि ये चीज़ कितनी बुरी है, या फिर जेंडर इक्वालिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है, या फिर आपके जो आपका अपोजिट जेंडर है उसको आपने किस तरह रिस्पेक्ट देनी है, उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी आपकी सोसाइटी में है। तो वो जो एक एलिमेंट है वो मिसिंग है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि हम अभी तक इस चीज़ को टैबू समझते हैं। फिर उससे अगर आगे बढ़ें तो एक हमारे यहाँ एक और इशू है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो लॉ है, पॉलिसीज तो बनी हुई हैं, लॉज तो बने हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में जो केसेस हुए हैं उनकी वजह से लॉज तो आपके वजूद में आ चुके हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगेन हमारे बाकी लॉज के जैसे ही है। मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी कोई खास है ही नहीं। हमारे यहाँ जो है वो पुलिस ऑफिसर को ये चीज़ें रिपोर्ट करना एक बहुत बड़ा मसला है। फिर अगर कोई रिपोर्ट कर भी लेता है तो वो इस चीज़ को इतना सेंसिटिव नहीं समझता, इस मामले को जो है वो इतना संजीदगी से नहीं लेता। ये एक और बहुत बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ जो है वो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इस मसले को सॉल्व करना चाहिए। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते चलें तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे यहाँ अगर आपने देखा हो तो जो लोग करियर की साइड पे होते हैं वो अक्सर काफ़ी लंबी लंबी उम्र तक पढ़ते रहते हैं, और उस पढ़ने की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। फिर जो लोग नहीं भी पढ़ते, जो गांव देहात में होते हैं, वहाँ पे वैसे ही जो है ना वो एक डिलेमा सा बना हुआ होता है और मर्दानगी वाला। फिर वहाँ पे उनके पास एजुकेशन ना होने की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन और क्रिएट हो जाती है। कई दफ़ा जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से आपकी जो है फ्रस्ट्रेशन एक क्रिएट हो जाती है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पे जो है ना वो निकलती है, और ये भी एक रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये जो लॉ का इम्प्लीमेंट ना होना सही तरह से, एजुकेशन का कम होना, और आपका एक सोशल एंटाइटलमेंट का जुड़ा होना इस चीज़ से, फिर आपका जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, ये मेन रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के हमारी सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करने के। तो अभी हमने जब बात कर ली कि इसके क्या रीजंस हो सकते हैं और ये क्या इशू है, तो हम बात कर सकते हैं कि इसको किस तरह हमें ख़त्म करना चाहिए और ऐसे क्या इक़दाम हैं जो हम कर सकते हैं कि जिस पे अमल करने के बाद हम इस चीज़ को रिड्यूस कर सकें या इसको कम कर सकें। मेरे नज़दीक सबसे पहला जो इशू है ना वो तो एजुकेशन का होना है, एड्रेस करना है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट में या करिकुलम में इसके ऊपर एक जो है वो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जो है वो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम मज़ामीन ऐड कर सकते हैं, जिस पे हम अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चरली जो है वो इस चीज़ के बारे में आगाही दे सकते हैं, समझा सकते हैं। हम लोग 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर इंटर में बायोलॉजी भी तो पढ़ते हैं। जो लोग MBBS करते हैं वो लोग भी तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या हम थोड़ा और नीचे जाके अपने स्टूडेंट्स को शुरू से ही बैड टच, गुड टच और इस तरह की चीज़ों के बारे में क्या हम उनको इखलाक नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, बस विल की ज़रूरत है। तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे हमें इस चीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा।
फिर दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो ये क्योंकि एक टैबू टॉपिक है, हम लोग नॉर्मली बात नहीं कर रहे होते, जबकि ये हर किसी की लाइफ का एक पार्ट है। अगर इस चीज़ को सही से किया जा सके तो हमें इस चीज़ को टैबू से हटा के अपने बच्चों को खुद से घर में इस चीज़ की एजुकेशन देनी चाहिए कि ये एक गलत अमल है और किस तरह आप गुड टच और बैड टच में फ़र्क फील कर सकते हो, किस तरह आप जो है इस चीज़ को देख सकते हो, जान सकते हो और किस तरह इससे खुद को बचा सकते हो, बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हो। इससे आगे बढ़ें तो हम बात कर सकते हैं कि लॉज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें थोड़ा और बेहतर बनाना पड़ेगा। हमारे पुलिस ऑफिसर्स बेचारे वैसे ही इतने सारे मसलों को एक साथ डील कर रहे होते हैं, तो हमें उन्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि ये मसला बहुत ज़्यादा संजीदा है और इसको फौरी जो है वो रोकने के अमल में लाया जाए। हम उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, मुख्तलिफ NGOs के थ्रू लोगों तक जो है वो उनके राइट्स, उनके लिए जो लॉज बनाए गए हैं उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, जिससे ये चीज़ और मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। फिर फाइनल फेज़ में अगर मैं बात करता चलूँ तो एज अ कलेक्टिव एफर्ट हमें इंडिविजुअल बेसिस पे भी इस चीज़ को जो है वो नेगेट करने की ज़रूरत है। हमें जो है वो विक्टिम शेमिंग, अक्सर आपने सुना होगा जब किसी के साथ रेप होता है तो उसी को लोग जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते। ये जो फिगर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी वो तकरीबन 21,900 के करीब जो फिगर थी वो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि रिपोर्टेड केसेस कितने हो सकते हैं हमारे जैसी सोसाइटी में, जहाँ पे जिसका रेप होता है उसी को हम विक्टिम शेम और विक्टिम ब्लेमिंग के नाम पे जो है वो जलील व ख्वार करते हैं। तो वहाँ पे केसेस रिपोर्ट होने की शरह बहुत कम है। इस वजह से अगर रिपोर्टेड केसेस इतने हैं, कोई 22,000 के करीब है, तो आप सोचें असल केसेस कितने होंगे। तो हमें विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग से खुद को हटाना पड़ेगा और ये हमें, आपको, मुझे, हर किसी को करने की ज़रूरत है। ये जो है इंडिविजुअल बेसिस पे हमें कलेक्टिव एफर्ट लेने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो हम इस मसले को कुछ हद तक कर्टेल कर सकते हैं। हमारी कौम में वो जज्बा है कि हम मसलों को हैंडल कर सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर किसी ऐसे टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और जो है मेरी वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।